जी। तो हाँ, न्यू टॉपिक है हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसके हाइलाइट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दी थी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बेसिकली होती क्या है। यानी ये वो चेंजेस होती हैं जो आरएनए में आफ्टर इट्स सिंथेसिस होती है। तभी इसको कहते हैं पोस्ट, यानी बाद में होने वाली चेंजेस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। वो सर आपकी आवाज चेंजेस कट रही है। जी अब आ रही, सिग्नल शायद वीक हो जाते हैं तो उस दौरान शायद कट जाती है। तो ये पार्टिसिपेंट्स को मैं ऐड कर दूँ। जी, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मींस दोस चेंजेस व्हिच अकर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करने से पहले तो तीन बातें ज़रा समझ लें कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। इट डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रोकैरियोट। व्हाई? बिकॉज द प्रोकैरियोटिक जीन इज टोटली अ कोडिंग सेल। प्रोकैरियोटिक जीन में कोई नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं है। द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, प्रोकैरियोटिक सेल की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, तो उस शॉर्ट लाइफ में आरएनए को प्रोटेक्ट करने की, आरएनए के लाइफ स्पैन को इन्हेंस करने की भी ज़रूरत नहीं होती। और द थर्ड थिंग इज कि RNA, messenger RNA in case of prokaryote, and it does not contain any non-coding segment. It's right away available for the process of the translation. ये ट्रांसलेशन के लिए राइट अवे अवेलेबल होती है, इसकी राइट अवे ट्रांसलेशन हो सकती है। इसलिए प्रोकैरियोट्स में याद रखें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इकट्ठी चल रही होती है। जितना जितना आरएनए का सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता जाता है, बैक एंड पे राइबोसोम अटैच होकर उसको साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो बनने वाला आरएनए है वो ऑलरेडी मैच्योर आरएनए होता है, उसके अंदर नॉन कोडिंग सेगमेंट नहीं होते, सारे का सारा रीडिंग फ्रेम होता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती। क्यों यूकैरियोट्स के अंदर होती है? क्यों ज़रूरत पेश आती है आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट टू अंडरगो थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस? द रीजन इज, द फर्स्ट रीजन and the very important reason is because eukaryotic genes are split genes, they contain non-coding segment, जिनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। चूँकि बनने वाले प्री मेच्योर आरएनए में जब इनिशियली आरएनए बनता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो वो प्री मेच्योर उसको बोलते हैं। प्री मेच्योर इसलिए बोलते हैं बिकॉज दैट आरएनए right away is not available for the process of the translation. The first thing. Secondly, its half life is not increased, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की लाइफ ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक लाइफ के। तो यूकैरियोटिक आरएनए को प्रोटेक्ट भी करना होता है और साथ उसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज करती है। इसके लिए आरएनए आफ्टर द सिंथेसिस अंडरगोस थ्रू द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द मॉडिफिकेशंस। तो चूंकि यूकैरियोटिक जीन स्प्लिट जीन्स होते हैं, इनके अंदर नॉन कोडिंग सेगमेंट्स होते हैं, इनको इंट्रॉन बोलते हैं, तो बनने वाला प्रीमेच्योर आरएनए इंट्रॉन कंटेनिंग आरएनए होते हैं, उनके अंदर इंट्रॉन्स होते हैं। सेकेंडली, उनके 3 प्राइम और 5 प्राइम के एंड अनप्रोटेक्टेड होते हैं। 3 प्राइम से भी डिग्रेडेशन हो सकती है, आरएनए डिग्रेड हो जाएगा। 5 प्राइम से भी डिग्रेडेशन हो सकती है, ना 5 प्राइम से आरएनए प्रोटेक्ट होता है, ना 3 प्राइम से आरएनए प्रोटेक्ट होता है। 5 प्राइम मीन स्टार्ट से, 3 प्राइम मीन एंड से। तो प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो आरएनए जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, जल्दी डिग्रेड हो जाएगा तो सेल को फिर एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, कोई भी प्रोसेसेस जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हैं, इन पे एनर्जी इन्वेस्ट होती है सेल की। हर एक न्यूक्लियोटाइड के ऐड करने पे एक एटीपी लगती है, और ट्रांसलेशन में एक अमाइनो एसिड के ऐड करने पे एक जीटीपी लगती है। तो एनर्जी इन्वेस्ट होती है सेल की, इसलिए सेल ये बार बार एनर्जी नहीं इन्वेस्ट कर सकता। सेल चाहता है कि आरएनए बने और फिर आरएनए फॉर सम टाइम प्रिजर्व रहे और उससे सेवरल कॉपीज प्रोटीन की बने और उसके बाद फिर जाके डिग्रेड हो। तो एंड प्रोटेक्टेड नहीं होते। एंड द लास्ट थिंग, चूँकि इसमें इंट्रॉन्स होते हैं, तो इंट्रॉन होने की वजह से ये right away immediately RNA is not available for the process of the translation to make the protein. तो इसके लिए in case of eukaryote, when the RNAs get synthesized after the process of the transcription,
transcription, it undergoes through three major modification processes. Three major processes of the modification. The first one is splicing. The second one is 3' cleavage and polyadenylation, and the third one is 5' gapping. So ये इनको इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस को आरएनए प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये प्रोसेसिंग होती है आरएनए बनने के बाद पहले इंट्रॉन रिमूव होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, फिर 3' के एंड पे एक पॉली ए की टेल ऐड होती है और फिर 5' पे एक कैप ऐड होता है. अच्छा, splicing means removal of intron, non-coding sequences, and joining of exon means coding sequences. Gene के अंदर gene in case of eukaryote is split into coding and non-coding segments. Coding segments are called as exons, while non-coding segments are called as introns. तो चूंकि premature RNA में introns होते हैं, so before going for the process of the translation to make the RNA to make the protein, the RNA primarily remove its all non-coding segments and then join all the coding segments to make a single consensus coding coding frame or reading frame. And that process of removal of intron and joining of the exon is called splicing. So splicing. The second one is 3' cleavage and polyadenylation. 3' cleavage, ये दो processes हैं basically, ये दो modifications हैं. The first modification is 3' cleavage. 3' cleavage means cut produce. Above, you just recall the transcription termination process in case of UPRs. वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो processes combine हो जाते हैं during transcription termination process in case of eukaryotes. 3' cleavage भी होती है. 3' cleavage means के end पे आके जब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होनी होती है वहाँ पे एक क्लीवेज प्रोड्यूस होती है, कट प्रोड्यूस होता है, और कट प्रोड्यूस होने के बाद जहाँ पे कट प्रोड्यूस होता है वहीं पे एक पॉली ए मींस सेवरल एडेनिन रेजिड्यूज, बहुत सारे ए रेजिड्यूज, ये तकरीबन 200 से 250 ए रेजिड्यू की टेल बन जाती है जो ऐड अप हो जाती है, जो लिंक अप हो जाती है विद द एंड ऑफ द आरएनए, और इसको टेल बोलते हैं, पॉली ए टेल. तो पहले 3' क्लीवेज होती है. इस 3' क्लीवेज के रिजल्ट में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाती है, और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के राइट अवे बाद उसकी प्रोसेसिंग भी होनी होती है, और प्रोसेसिंग के लिए 3' पे 200 to 250 ए रेजिड्यूज, एडेनिन रेजिड्यू की एक टेल ऐड हो जाती है, और एक एक करिए इकट्ठी ऑलरेडी एक प्री सिंथेसाइज ए टेल नहीं होती, बल्कि एक एक करके एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं, और एक एक करके ऐड होते जाते until unless the tail length reaches 200 to 250 residues. तो दिस इज, और ये चूंकि 3' पे बहुत सारे एक रेजिड्यू ऐड हो जाते हैं और ए रेजिड्यू का ट्रांसलेशन में कोई काम नहीं होता, इसका ओनली पर्पस ये होता है टू प्रोटेक्ट द आरएनए टुवर्ड्स इट्स 3' एंड, टू अवॉइड इट्स डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए. और थर्ड मॉडिफिकेशन है 5' कैपिंग. ये नेम से ऑब्वियस है. 3' cleavage means that modification which occurs towards the end of the transcript. और 5' capping means 5' means start of the transcript. So 5' पे एक additional nucleotide ऐड होता है, और वो स्पेसिफिकली, और कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, वो स्पेसिफिकली सिर्फ 7-methyl guanosine. So हर, और ये याद रखें कि ये 5' कैपिंग और पॉली ए टेली, ये दो मॉडिफिकेशन सिर्फ मैसेंजर आरएनए में होती है. ये नोट कर लीजिए, ये दो मॉडिफिकेशंस 3' cleavage and polyadenylation, and the second one 5' capping. It only occurs in case of messenger RNA. tRNA के जीन्स में क्लीवेज, पॉलीएडेनाइलेशन या कैपिंग नहीं होती. राइबोसोमल आरएनए के केस में नहीं होती, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के केस में नहीं होती, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के केस में नहीं होती, और किसी आरएनए के केस में नहीं होती सिवाय मैसेंजर आरएनए के केस में. हाँ, स्प्लाइसिंग tRNA के, राइबोसोमल आरएनए के केस में स्प्लाइसिंग होती है, लेकिन ये दो प्रोसेसेस नहीं होते. तो 5' कैपिंग के केस में बनने वाले मैसेंजर आरएनए सॉरी 5' कैपिंग के केस में बनने वाले मैसेंजर आरएनए के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसलिए इसको 5' बोलते हैं, फर्स्ट टुवर्ड द स्टार्ट ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट. फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ 7-methyl guanosine का न्यूक्लियोटाइड ऐड अप हो जाता है, और ये
आरएनए को प्रोटेक्ट करता है टुवर्ड्स इस 5 प्राइम एंड। तो अब दो सर आपकी मॉडिफिकेशन। आवाज कट रही है। जी अब आ रही है, फिर वो सिग्नल पास वक्त वीक हो जाते हैं। आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? सर बहुत कट रही है सर, अभी आ रही है। ठीक है, तो अब ये दो मॉडिफिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द आरएनए। प्रोटेक्शन के अलावा इनके और फंक्शन भी हैं जो हम साथ साथ फिर जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो साथ साथ बताता रहूँगा। लेकिन जो इनकी प्राइम इंपॉर्टेंस है वो प्राइम इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग और कंफरिंग द प्रोटेक्शन टू द आरएनए, protection towards the 5 prime by 5 prime capping and protection towards 3 prime by 3 prime polyadenylation. अब और स्प्लाइसिंग जो है ये आरएनए को ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर करती है बाय रिमूविंग इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सेगमेंट एंड जॉइनिंग एक्सॉन कोडिंग सेगमेंट, ताकि एक स्ट्रेच बन जाए, एक कंसेक्टिव कोडिंग सेगमेंट का एक ओपन रीडिंग फ्रेम बन जाए, दरम्यान में कोई नॉन कोडिंग सेगमेंट ना हो, ताकि राइबोसोम को ड्यूरिंग ट्रांसलेशन कोई हिंड्रेंस फील ना हो। So just recall your very first lecture, the central dogma of the molecular biology, के flow of information जो है वो किस तरह होती है, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू होती है। अब उसमें हमने एक और प्रोसेस को भी ऐड कर दिया। पहले हमने पढ़ा वेरी सिंपली कि इंफॉर्मेशन का रिजर्वायर डीएनए है और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, then from RNA to protein through the process of the translation। लेकिन इन बिटवीन अगर आप देखें तो ये DNA है, ये प्रोमोटर है जीन का। जीन बेसिकली एक्चुअली DNA के ऊपर पड़ा हुआ होता है, तो ये प्रोमोटर है। ये जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं ये सारे एक्सॉन्स हैं जीन के। आपको जो ये ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं, लाइट ब्राउन कलर के, ये सारे इंट्रॉन हैं और ये सारे का सारा ये कोडिंग सेगमेंट है। ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन में अगर आप नोट करें प्रोमोटर कोई नहीं ट्रांसक्राइब होता, प्रोमोटर डीएनए के ऊपर रह जाता है और कॉपी बनती है फ्रॉम एक्सॉन। तो अब जब इनिशियली जो आरएनए बनता है उसको प्री एमआरएनए बोलते हैं। प्री एमआरएनए मींस प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए। इस प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन इंट्रॉन सब होते हैं, कोडिंग नॉन कोडिंग सेगमेंट सब होते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशंस होती हैं याद रखें वो कैपिंग होती है सबसे पहले इन द सीक्वेंस। ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रोसेसिंग हमेशा स्टार्ट होगी, 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होगी, स्टार्ट से होगी। तो स्टार्ट पे 5 प्राइम एंड पे चूंकि कैप में ऐड होना होता है तो इसलिए सबसे पहली मॉडिफिकेशन 5 प्राइम कैपिंग होती है। 5 प्राइम कैपिंग के बाद स्प्लाइसिंग स्टार्ट हो जाती है। स्प्लाइसिंग में जितने भी एक्सॉन्स हैं ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। अगर आप देखें मुकम्मल एक कोडिंग सेगमेंट बन गया है, दरम्यान में जितने भी नॉन कोडिंग सेगमेंट्स हैं इंट्रॉन्स, they are removed through the process of the splicing, RNA splicing, introns removed। और एंड पे 3 प्राइम पे एक पोली की टेल ऐड हो जाती है। अब इसमें एक एडिशनल चीज आपको नजर आ रही होगी, 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर। ये 5 प्राइम और 3 प्राइम यूटीआर बेसिकली यूटीआर मींस अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये अनट्रांसलेटेड रीजन जरूरी नहीं है कि हर एक्सॉन प्रोटीन को एनकोड करे। कुछ एक्सॉन्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो एक्सॉन्स को एक्सॉन इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज दीज आर दोस सीक्वेंसेस व्हिच रिटेन इन द मैसेंजर आरएनए आफ्टर द स्प्लाइसिंग एज वेल। स्प्लाइसिंग के बाद जो भी सेगमेंट न्यूक्लियोटाइड का, जो भी सेगमेंट आरएनए का मैच्योर आरएनए के अंदर रिप्रेजेंट होगा उसी को एक्सॉन बोलते हैं। अब एक्सॉन दो किस्म के हैं, एक वो एक्सॉन जो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन को एनकोड करें और एक वो एक्सॉन जो फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रांसलेशन को। तो वो एक्सॉन जो खुद ट्रांसलेट नहीं होते लेकिन ट्रांसलेशन को फैसिलिटेट करते हैं उनको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, इसलिए उनको 5 प्राइम यूटीआर बोलते हैं। ये सॉरी यूटीआर बोलते हैं। जी सर ये प्रोमोटर जो है सर ये फर्स्ट स्टेप में सर मतलब जो सेकंड जो प्रीमेच्योर मैसेंजर आ रहे हैं सर इसमें नहीं आ जाते हैं ना, प्रोमोटर नहीं ट्रांसक्राइब होता, प्रोमोटर से ऑनवर्ड ट्रांसक्रिप्शन होती है। इस वक्त जो आपको शायद ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये ब्लू कलर यहाँ पे और यहाँ पे भी आ गया, ये ब्लू कलर इसी से डिराइव्ड है, इसी एक्सॉन से है, ये अलग है, ये और चीज है। ठीक है, अच्छा तो हाँ
टोटल जीन यहाँ से लेके, ये बाउंड्री है उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक है टोटल जीन। अब इसमें